तो दोस्तों 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी अनाउंस करते हैं एक और नई सोलर की योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य उदय योजना। और इस योजना के अंदर टारगेट करा जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर होगा। वैसे तो हमारी गवर्नमेंट ये कोशिश 2014 से कर रही है और 2014 में बोला गया था 2022 का टारगेट 40 गीगावाट का सोलर रूफटॉप से प्रोडक्शन, जो कि कुल पहुंचा है 2.7 गीगावाट। नो डाउट हम इसमें काफी पीछे हैं और गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इस चीज में टेक्निकली कोई कमी नहीं छोड़ी है, बट यहां पे अवेयरनेस की दिक्कत है। लोगों को ज्यादा कुछ पता ही नहीं है सोलर सिस्टम्स के बारे में और क्या प्रोसेस है और किस तरीके से सोलर सिस्टम्स को इंस्टॉल करा जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का पर्पस यही है, ये वाली वीडियो के एंड तक आप लोग जान जाओगे कि एक्चुअल में अगर आपको अपनी छत पे सोलर लगवाना है तो उसका सही तरीका क्या है, और आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि आप चाहो तो खुद से भी अपने रूफटॉप पे सोलर सिस्टम लगा पाओगे, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में एक एक पॉइंट कवर करने वाले हैं इस वाली वीडियो में। और उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो कैसे आप किसी सोलर इंस्टॉलर इंक्लूडिंग ल्यूमेन सिटी से टाई अप कर सकते हो अपने रूफटॉप पे सोलर लगवाने के लिए। और एट द एंड हम लोग जानेंगे कि ये पूरा का पूरा सब्सिडी का क्या खेल है और इस सोलर सिस्टम पे सब्सिडी कैसे अवेल करी जाती है। और यही नहीं, हमारी वीडियो देखने के बाद अगर कुछ लोग अपने आप से अपने रूफटॉप पे सोलर इंस्टॉल कर रहे हैं और उनको कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसके लिए मैं आपको एक सपोर्ट नंबर भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और उसी के साथ साथ आपको एक मेल आईडी भी दूंगा कि आप उस मेल आईडी पे अपनी क्वेरी को मेल कर सको और हमारे इंजीनियर फ्री ऑफ कॉस्ट, यहां पे कोई कंसल्टेशन चार्ज नहीं होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंसल्ट भी करेंगे, आपको एडवाइस भी करेंगे, कहां अगर आपकी कोई गलती हो रही है उसको भी ठीक कराने में आपकी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में भी एक सवाल आ रहा होगा कि यार ल्यूमेन सिटी तो खुद एक सोलर इंस्टॉलर है और हम अपने ही तजुर्बे से कि जैसे हमारे इंजीनियर काम करते हैं किस स्टेप में, किस पिरामिड फॉर्म में हम लोग काम करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वही सारे एक्चुअल स्टेप्स में आप लोगों के साथ में आज शेयर करने वाला हूं। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कि यार ल्यूमेन सिटी तो खुद एक सोलर इंस्टॉलर है, तो फिर भाई अपने सीक्रेट्स क्यों बता रहे हो, जैसे आप काम करते हो वो क्यों आउट कर रहे हो। तो दोस्तों इसके पीछे रीजन है कि हमारे देश में जो एक मिडिल क्लास आदमी है जिसको 1 किलोवाट 2 किलोवाट 3 किलोवाट की रिक्वायरमेंट है, और ऑफ कोर्स देखो बजट कंस्ट्रेन हर एक के पास है, 2 पैसे किसी के बचेंगे तो वो एक अच्छी चीज है। और वैसे भी ल्यूमेन सिटी के जो मेजर क्लाइंटेल है दोस्तों वो कॉर्पोरेट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और गवर्नमेंट टेंडर्स हैं। तो हम उस मिडिल क्लास जो सेगमेंट है हमारे देश का उसकी मदद करना चाहते हैं। और ऑफ कोर्स देखो एज अ नेशन जो गोल अचीव करना है ना 40 गीगावाट का 5 सालों में, तो उसके लिए एक बूस्ट हम लोग भी अपनी तरफ से बहुत पॉइंटों में कोशिश होगी, 0.01% भी अगर हम लोगों की तरफ से एक साकार कोशिश हो सके उस डायरेक्शन में तो हम लोग वो अचीव करना चाह रहे हैं। तो इसीलिए दोस्तों डिटेल में दूंगा, आज एक एक स्टेप दूंगा जिससे कि आप खुद से भी अपना सोलर लगवा सकते हो, और उसी के साथ साथ अगर आप किसी इंस्टॉलर के थ्रू सोलर लगवा रहे हो तो उसका भी आप पैरामीटर जज कर सकते हो कि क्या ये आदमी सही से सोलर हमारे यहां पे लगा रहा है। स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर सकते हो अपने सोलर इंस्टॉलर के साथ में, कहीं कोई स्टेप मिसिंग तो नहीं है इसके सोलर इंस्टॉलेशन प्रोसेस में, क्या ये हर चीज सही तरीके से कर रहा है। तो दोस्तों आज की वाली वीडियो ना बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होने वाली है, तो बने रहो हमारे साथ। मगर उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक ल्यूमेन सिटी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर दो, फिर हम शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहली चीज पे बात करते हैं कि ऑलरेडी सोलर सब्सिडी स्कीम्स इंडिया में हर स्टेट्स में चल रही हैं, तो ये नए तरीके की योजना की क्या जरूरत थी। तो 2014 से गवर्नमेंट नए नए इनिशिएटिव और सब्सिडी प्लान्स ला रही है सोलर को प्रमोट करने के लिए, खास करके रूफटॉप में, होम रूफटॉप में। तो 2014 में गवर्नमेंट का टारगेट था 2022 तक 40 गीगावाट का, जिसमें से अचीव हो पाया है कुल 2.7 गीगावाट। तो नो डाउट हम बहुत पीछे हैं। तो इसी चीज को फर्दर लोगों में और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सोलर से इलेक्ट्रिसिटी बनाने की और अपने पैसे बचाने की इस तरीके की एक नई योजना लाई गई है। इवन दो अभी इस योजना की क्या गाइडलाइंस होंगी, क्या पैरामीटर्स होंगे, उस पर ज्यादा डिटेल अभी तक नहीं आई है गवर्नमेंट की साइड से, जो कि बहुत जल्द आ जाएगी। बट अब हम बात करते हैं दोस्तों स्टेप बाय स्टेप। अब आप घर पे बैठ के ये वाली वीडियो देख रहे हो और अब आपको अपने रूफटॉप पे सोलर लगवाना है, तो अब यहां पे आती है पहली चीज, क्या जिस घर में आप रह रहे हो वो घर आपका खुद का है या फिर आप रेंट पे हो। तो अगर वो घर आपका खुद का है तो नो डाउट इसमें कोई इश्यू
इश्यू ही नहीं है, आप अपने रूफटॉप पे सोलर लगा सकते हो। उसी के साथ साथ अगर आप रेंट पे रहते हो तो उस केस में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारी स्टेट्स के अलग अलग रूल होते हैं। तो कुछ स्टेट्स में आपको लैंडलॉर्ड से एक एनओसी चाहिए होती है, तभी आप वो सोलर सिस्टम अपने रूफटॉप पे लगा सकते हो। और कुछ स्टेट्स में ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर आप रेंटेड अपार्टमेंट या फिर एक रेंटेड बिल्डिंग में रहते हो तो वहां पे सोलर लगा पाना। तो ये आपको अपने अपने स्टेट के हिसाब से एक बारी अपने डिस्कॉम या फिर जो आपका इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उसमें एक बारी आपको ये चेक करना होगा। तो अब सबसे पहली चीज के घर आपका है, आप मकान मालिक हो। अब आपको क्या करना है, दूसरा स्टेप लेना है, आपको जाना है अपने टेरेस पे जहां पे धूप आती है। और टेरेस पे अपने खाली हाथ मत चले जाना, अपना बिजली का बिल भी लेकर जाना। हो सके तो पिछले 12 महीनों का बिजली का बिल साथ में लेकर जाना टेरेस पे, क्योंकि अब हम कवर करने वाले हैं 2 सबसे जरूरी स्टेप्स। तो अब जो हमारा सबसे जरूरी स्टेप है वो ये है कि हमें सोलर कितने किलोवाट का लगाना है। तो इस चीज में मेजरली बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि भाई सोलर तो लगाना है मगर मेरे को कितने किलोवाट की जरूरत है। तो देखो दोस्तों, यहां पे आती हैं 2 चीजें। पहला आता है आपका रूफ का एरिया, कि आपकी छत का एरिया कितना है, और उसी के साथ साथ दूसरा आता है आपका सैंक्शन्ड लोड, कि आपको कितना लोड डिस्कॉम से मिला हुआ है। वो आपके बिजली के बिल में क्लियरली मेंशन्ड होता है। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने बिल में देखना है कि आपका सैंक्शन्ड लोड कितना है। कभी भी जो सोलर लगेगा वो आपके सैंक्शन्ड लोड से ज्यादा का नहीं लग सकता, और उसी के साथ साथ अगर आपने लगा लिया तो वो प्रोजेक्ट आपका पूरा का पूरा रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, रिजेक्ट हो जाने से एक चीज ध्यान आई कि अभी जो हम बात कर रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं ग्रिड टाई सिस्टम के बारे में, जिसमें कि कोई बैटरी का इस्तेमाल नहीं होगा। जो सोलर से बिजली बनेगी वो डायरेक्टली आप अपने डिस्कॉम को, बिजली विभाग को सप्लाई करोगे, और बिजली विभाग जितनी यूनिट्स आप उन्हें सप्लाई करोगे आपके बिल में से लेस करके आपको बिल भेजेगा। और अगर आपने एक्स्ट्रा यूनिट सप्लाई करी होंगी उन्हें तो उसको वो कैरी फॉरवर्ड कर देगा, अगले महीने में एडजस्ट कर देगा। और इसी के साथ साथ दूसरे तरीके का भी सिस्टम होता है जिसको हम ऑफ ग्रिड कहते हैं, जिसमें सोलर पैनल्स लगते हैं, बैटरी लगते हैं। अभी करेंटली हम उस सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, बट अगर आप बैटरी वाला सिस्टम भी लगाना चाहते हो तो ये स्टार्टिंग के पॉइंट्स आपके लिए वैलिड होंगे, आपको ये सारे ही काम करने होंगे। तो अब अगर आपने अपने बिजली के बिल में सैंक्शन लोड देख लिया तो अब अपने 12 महीने के बिजली के बिल अपने सामने रख लो, और हर महीने आप कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हो उन सबका एक टोटल बना लो। अब होता क्या है जनरली दोस्तों, गर्मी में ज्यादा यूनिट कंज्यूम करी जाती हैं और सर्दियों में वही यूनिट काफी कम हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पंखे, एसी, रेफ्रिजरेटर इन सब का लोड काफी कम हो जाता है। तो इसलिए हम 12 महीने का पूरा एक एवरेज लेते हैं। अब आपका 12 महीने का एक एवरेज आ गया यूनिट्स का, कि फॉर एग्जांपल 2000, 4000, 5000 जो भी यूनिट्स आपकी आई हैं, कुछ में यूनिट्स लिखा होगा, अगर आपके बिल में यूनिट्स नहीं लिखा तो किलोवाट आवर लिखा हुआ होगा, ये दोनों में से कोई एक चीज लिखी हुई होगी। तो जब अब आपके पास में यूनिट आ गई हैं, आप इन्हें डिवाइड करोगे 300 से। अब आप सोचोगे भाई 300 से क्यों, साल में तो 365 दिन होते हैं, अगर हमें पर डे का एवरेज यूजेज निकालना है। तो दोस्तों हम इसके अंदर हम अपनी कैलकुलेशन में 65 दिनों को ऐसे दिन मानते हैं जिस दिन बादल होंगे, बारिश होगी, या फिर कोई भी एक ऐसा रीजन जिसकी वजह से सोलर अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम नहीं कर पाएगा। इसमें रेगुलर मेंटेनेंस भी हो सकती है आपका एक दिन, जिसमें कि आपको सोलर को ऑफ करना पड़ता है जब आपके पैनल्स क्लीन होते हैं। तो हम 300 से इसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने आ गया आपका एवरेज डेली यूजेज, जो आपने पूरे साल के यूजेज को कंसीडर करके एक एवरेज डेली यूजेज निकाल लिया है। अब इस एवरेज डेली यूजेज को आपको डिवाइड करना है 4.5 से। अब 4.5 से क्यों, क्योंकि 1 किलोवाट का सिस्टम एक दिन में 4.5 यूनिट्स बनाता है, एवरेज हम ले रहे हैं। तो 4.5 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में एक्चुअल कैपेसिटी आ जाएगी कि हमारे लिए कितने किलोवाट का सिस्टम जरूरी है। अब कुछ लोगों के पास में आएगा 2.8, 2.5, 2.1, तो ऐसा अगर कोई आपके पास में नंबर आ रहा है, या फिर 1.1, 2.2, तो आप 3 किलोवाट के सिस्टम के लिए ऑप्ट कर सकते हो। और जो आप सोच रहे हो कि अरे यार मेरा तो 2.2 आया है तो मैं 3 किलोवाट के सिस्टम के लिए क्या करूंगा, तो दोस्तों क्या होता है, जो इन्वर्टर आप लगाओगे वो 3 किलोवाट का लगाओगे, और इन्वर्टर के अंदर भी अपना एक 15 to 20% ओवरलोड की कैपेसिटी होती है ग्रिड टाई इन्वर्टर्स में। तो अगर आपका 3 से कम 2 की रेंज में कोई भी नंबर आया तो आप 3 किलोवाट के लिए जा सकते हो, और अगर आपका फॉर एग्जांपल 3.4, 3.5 आए तब भी 3 किलोवाट का सिस्टम आपके लिए। बट अगर आपका
4.5 के आसपास का नंबर है, 4 है, 4.5 है, तो आप 5 किलोवाट के सिस्टम के लिए जा सकते हो। और इसी के साथ साथ ध्यान रहे दोस्तों, जो गवर्नमेंट सब्सिडी मिलती है वो आपको 10 किलोवाट से नीचे नीचे के सिस्टम के लिए मिलती है, और अगर आपका 3 किलोवाट का सिस्टम है तो आपको सब्सिडी ज्यादा मिलेगी। 3 किलोवाट से ऊपर के सिस्टम में सब्सिडी परसेंटेज कम हो जाती है। तो ये तो अब आपने अपने इस्तेमाल के हिसाब से लगा लिया कि आपको कितने किलोवाट का सिस्टम चाहिए। अब हमें देखना है दोस्तों कि आपकी छत पे शैडो फ्री एरिया कितना है। अब शैडो फ्री एरिया इन द सेंस कि अगर आपकी छत पे मंटी भी होगी, मंटी की शैडो तो आपके पैनल्स पे नहीं पड़ेगी, तो हमें एक ऐसा एरिया चाहिए जिसमें कि हम पैनल्स को साउथ डायरेक्शन में फेसिंग लगा सके। तो ये एक रूल ध्यान रखो दोस्तों, इंडिया के अंदर खास करके जब भी हम पैनल लगाते हैं हम साउथ फेसिंग लगाते हैं। ईस्ट और वेस्ट भी चल जाता है, मगर साउथ फेसिंग है तो सबसे बेस्ट है, और नॉर्थ फेसिंग हम पैनल्स को कभी नहीं लगाते हैं। और उसी के साथ साथ जो पैनल्स का टिल्ट एंगल होगा वो आप कोशिश करो कि 30 से 40 डिग्री के बीच में मेंटेन रखो। तो अब हम बात करते हैं स्पेस की। तो 1 किलोवाट का जो सिस्टम होता है उसको लगाने के लिए आपको अप्रोक्सीमेट 80 स्क्वायर फुट का एरिया चाहिए। तो अब अगर आपको 3 किलोवाट का सिस्टम चाहिए तो आप 80 × 3 करके अपना एरिया भी मेजर कर सकते हो कि क्या आपके वहां पे सोलर पैनल्स आ पाएंगे, इतना एरिया है आपके पास। अगर है तो कांग्रेचुलेशंस, आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब आता है दोस्तों हमारा तीसरा स्टेप, और ये वाला स्टेप अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होने वाला है। यहां पे हमें अप्लाई करना है डिस्कॉम में अप्रूवल के लिए। उनसे हमें एनओसी चाहिए कि हां आपके यहां पे फिजिबिलिटी है, आप नेट मीटरिंग के लिए सोलर सिस्टम लगा सकते हो। तो ये फिजिबिलिटी के लिए हमें एनओसी चाहिए। पता लगा ये वाला स्टेप अगर हमने नहीं करा, हमने सोलर पैनल लगा लिया, इन्वर्टर लगा लिया, और आखिरी में हमें पता लगा कि यार यहां पे तो फिजिबिलिटी नहीं है, यहां पे तो ग्रिड टाई सिस्टम लग ही नहीं सकता, तो सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। तो इसलिए अभी हमने कुछ भी नहीं खरीदा, ना हमने स्ट्रक्चर लगाया, ना हमने कोई काम चालू करा, अभी हमने बस कैलकुलेशन करी है, और वही कैलकुलेशन से आप नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो अब इसमें एप्लीकेशन के दो तरीके हैं कि आप एक तो फिजिकली अपने डिस्कॉम के ऑफिस जा सकते हो और वहां पे जाके अप्लाई कर सकते हो। ये तरीका अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो ज्यादा बेटर है, रिजेक्शन के चांसेस कम है, क्योंकि वहां पे आपको इन पर्सन एडवाइस भी मिल जाएगी। कहीं पे कोई कंफ्यूजन होगा तो वो क्लैरिटी आपको इमीडिएट मिल जाएगी। अदरवाइज दूसरा तरीका है जो हम लोग अप्लाई करते हैं, क्योंकि अभी हमारे को इतना एक्सपीरियंस है कि हमारे से गलती होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं। तो आप जा सकते हो solarrooftop.gov.in पे। यहां पे आप अपना बिजली विभाग, अपना स्टेट और अपना सीए नंबर डाल के यहीं पे ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हो, और यहीं पे आपको एनओसी इशू हो जाएगा। यहां पे आप सारी डिटेल सही से भरना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, प्रॉपर्टी के कागज, सब चीजें मांगी जाएंगी, तो सब चीजें आप अच्छे से भरना, तो यहां पे अप्रूवल इजीली आपका आ जाएगा। तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टेप की तरफ। तो अब जो सबसे जरूरी स्टेप है वो है कि हम सोलर पैनल कौन से लगाएं। तो आज की डेट में ना मार्केट में बहुत सारे पैनल्स अवेलेबल हैं। एक आपका हो गया पॉली, फिर आ गया मोनो, फिर आ गया मोनो हाफ कट, मोनो पर्क, और उसी के साथ साथ अब जो लेटेस्ट आ रहा है वो आ रहा है टॉपकॉन। तो इतने सारे सोलर पैनल्स की वैरायटी है, तो अब हमें कौन सा लगाना चाहिए अपने यूजेज के हिसाब से। तो अभी जो करेंटली सिनेरियो हम देख रहे हैं कि पहले क्या होता था दोस्तों, जो मोनो पैनल्स थे, मोनो हाफ कट, वो बहुत महंगे हुआ करते थे। आज की डेट में, करंट जिस डेट में आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, मोनो हाफ कट काफी सस्ते हो गए हैं एफिशिएंसी के कंपैरिजन में। पहले हम ज्यादातर लोगों को पॉली भी एडवाइस करते थे कि आप पॉली लगा लो क्योंकि रेट कम है, एफिशिएंसी थोड़ी सी कम है, चल जाएगा। बट अब क्या हो गया है कि मोनो के रेट इतने कॉम्पिटेटिव हो गए हैं कि एफिशिएंसी उनकी ज्यादा हमें अच्छी लगने लगी है। तो अभी हम हर एक कस्टमर को आंखें बंद करके रिकमेंड करते हैं कि आप मोनो पर ही जाओ। तो आप लोग भी अपने सोलर सिस्टम के लिए मोनो हाफ कट का इस्तेमाल कर सकते हो, और उसी के साथ साथ इसमें क्या होता है कि इसमें आपका स्पेस भी बचता है, क्योंकि मोनो हाफ कट के अंदर आपको अप्रोक्सीमेट एक 540 वॉट का पैनल मिल जाएगा। तो वो क्या होता है कि साइज पैनल का छोटा होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन ज्यादा होता है। तो उसी के साथ साथ अगर आप चाहो तो एक लेटेस्ट टेक में भी जा सकते हो, जो लेटेस्ट सोलर पैनल आए हैं जिसका नाम है मोनो टॉपकॉन, और ये वाले पैनल 23% तक एफिशिएंट होते हैं, और ये अभी तक के बनने वाले सबसे ज्यादा एफिशिएंट सोलर पैनल्स हैं। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है तो आपको डेफिनेटली मोनो टॉपकॉन के लिए ही जाना चाहिए। और इन वाले पैनल्स में विजिबल डिफरेंस ये होता है कि जो पॉली पैनल्स होते हैं वो आपका ब्लू टिंच में होते हैं, नीले रंग के दिखते हैं, और जो मोनो पैनल्स होंगे वो आपको काले रंग के दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ बाइफेशियल पैनल्स भी आते हैं जिसमें ऊपर नीचे दोनों साइड सोलर पैनल लगा होता है। इसमें रेट में तो ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, बट बाइफेशियल पैनल्स भी वैसा ही काम करते हैं जैसा आपका मोनो टॉपकॉन करेगा। तो मैं प्रेफर करता हूं, ज्यादातर लोगों को यही बोला जाता है कि आप मोनो हाफ कट, मोनो टॉपकॉन, इन दोनों में से ही लगाओ। बाइफेशियल के चक्कर में पड़ना ज्यादा कुछ बेनिफिशियल उतना ज्यादा नहीं होगा जितना हम सोच के चलेंगे कि दोनों साइड सोलर पैनल्स हैं तो ज्यादा अच्छा काम करेगा। प्रैक्टिकल अगर आप एप्लीकेशन पे सोचो तो आप मोनो टॉपकॉन या फिर मोनो हाफ कट पे जा सकते हो। मगर यही नहीं, एक छोटी सी चीज और है जिसका आप ध्यान रख सकते हो सोलर पैनल लेते हुए। जिस दिन शूट था उस दिन भूल गया, तो आज बता
बता रहा हूं कि आप ALMM लिस्ट को फॉलो करो सोलर पैनल लेते समय, कि आप जिस भी कंपनी से सोलर पैनल ले रहे हो क्या वो कंपनी ALMM लिस्ट के अंदर है या फिर नहीं, ये जरूर से चेक करो। और ALMM लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है, तो आप वहां से भी डाउनलोड करके देख सकते हो। अब जो हम नेक्स्ट स्टेप पे बात करने वाले हैं कि अब हमारे को पैनल खरीदने हैं तो कितने पैनल लगेंगे। अब हमें वापस आना पड़ेगा कि आपका लोड कितना आया था। अब फॉर एग्जांपल आपका लोड आया था 5 किलोवाट, तो 5 किलोवाट को आप वॉट में कन्वर्ट करोगे तो 5 किलोवाट इक्वल्स टू 5000 वॉट। तो अगर आपका एक पैनल 540 वॉट का है तो आपको करना क्या है, आपका लोड है 5000 वॉट का और डिवाइड कर देना है उसको 540 वॉट से, तो आपके पास में आ जाएगा नंबर ऑफ पैनल्स। अब क्या होता है इसमें, आपको एक चीज देखने वाली क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका डिवाइड करने पे आया 9.2, तो आपको 10 पैनल लगेंगे। तो इसको कोशिश करो दोस्तों कि पैनल हमेशा इवन नंबर में ही लगाओ, 8 लगाओ, 10 लगाओ, 12 लगाओ, क्योंकि क्या होता है कई बारी इन्वर्टर के अंदर जो स्ट्रिंग होती हैं वो 2 होती हैं, कई बारी 3 होती हैं। जैसे 3 किलोवाट का अगर आपका सिस्टम है तो आपके में एक ही स्ट्रिंग बनेगी, मतलब सोलर पैनल की। वो मैं आगे भी कवर करूंगा कि मैं स्ट्रिंग क्या बात कर रहा हूं, बट यहां पे जो पॉइंट ध्यान रखने वाला ये है वो बस इतना सा है कि आपने जब अपना 5 किलोवाट जो कि 5000 वॉट है उसको डिवाइड करा सोलर पैनल से जो कि 540 वॉट का था, तो जो भी नंबर आया उसको आप इवन में ले जाओ बढ़ा के, उससे कम मत होने देना, उससे बढ़ा के इवन साइड में ले जाओ। अगर आपका 11 आ रहा है तो उसको 12 कर लो, तो आपके 12 पैनल लगेंगे टोटल। बस अभी इतनी सी चीज हमें ध्यान रखनी है, इसका मैं रीजन आगे बता दूंगा कि क्यों। तो फाइनली आपको पता है कि आपको कितने पैनल चाहिए और अब आपको कौन सा सोलर पैनल चाहिए। तो मार्केट में दोस्तों बहुत सारी कंपनीज हैं जिनसे आप सोलर पैनल्स एक्वायर कर सकते हो और उस कंपनी के बारे में प्रोफाइल सर्च भी कर सकते हो कि किसका कितना अच्छा फीडबैक है। अब हम आते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जो कि है स्ट्रक्चर। अब पैनलों को जमीन पे तो रखा नहीं जाएगा, पैनलों को किसी ना किसी स्ट्रक्चर पे लगाया जाएगा। अब स्ट्रक्चर में हमारे को क्या ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर में मैं हमेशा बोलता हूं कि स्ट्रक्चर हमेशा GI का होना चाहिए, गैल्वेनाइज्ड आयरन का होना चाहिए, और उसी के साथ साथ खाली GI से काम नहीं चलेगा, उसको हॉट डिप होना चाहिए, जिंक हॉट डिप। तो इससे क्या होता है कि जो पैनल की परफॉर्मेंस वारंटी होती है 25 साल, आपका स्ट्रक्चर भी 25 साल ही टिकेगा। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि GI का तो लगा देते हैं, मगर फिर उसके बाद में क्या करते हैं, स्ट्रक्चर बनाने के लिए वेल्डिंग कर दिया, ये कर दिया। अब क्या होता है, मैं आपको इसका रीजन बताता हूं। क्या होता है कि जो वेल्डिंग होती है ना, वहां से जंग पकड़ने लगता है GI भी, और वो वेल्डिंग हो जाती है कमजोर, तो स्ट्रक्चर आपका 2 से 3 साल में बोल जाएगा। तो ऐसी गलती तो नहीं, ऐसी बेवकूफी कभी मत करना। पहली चीज आपको क्या करना है, GI का स्ट्रक्चर लगाना है हॉट डिप वाला जिंक में, और उसी के साथ साथ स्ट्रक्चर को खाली अपने टॉप जो होता है आपका छत का, जिसमें कि आपकी ईंटें लगती हैं, फिर उसके बाद में सीमेंट की लेयर होती है, तो उसको खुदवाना है, आपको लेंटर तक पहुंचना है और उसको लेंटर में माउंट कराना है फास्टनर की मदद से, और फिर आपको उसके चारों तरफ एक ब्रिक का और एक सीमेंट का, कंक्रीट का स्ट्रक्चर बनवाना है। तो इससे क्या होगा कि 25 साल चलाने पैनल, हमें कोई 3-4 साल नहीं चलाने, तो बहुत अच्छी मजबूती आपको मिल जाएगी। और अगली चीज स्ट्रक्चर में हमें क्या ध्यान रखनी है कि वेल्डिंग गलती से भी नहीं करानी, कहीं पर भी हमें वेल्डिंग नहीं करानी। तो स्ट्रक्चर के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, पहला होता है लेग, फिर होता है परलिन, फिर होता है राफ्टर। राफ्टर बेसिकली जिसपे आपके सोलर पैनल्स लगते हैं। तो अब यहां पे क्या ध्यान रखना है कि जो हमारे पीसेस अटैच होंगे वो नट और बोल्ट से अटैच हो, क्योंकि वेल्डिंग क्या होगा, ओवर द टाइम हिलके टूटेगी ही टूटेगी, जंग खाएगी, बट हमारे नट और बोल्ट्स हमेशा इस चीज में हमारे को यूज करने चाहिए। और उसी के साथ साथ कि अगर आपके सोलर पैनल्स का स्ट्रक्चर बहुत लंबा जा रहा है तो क्रॉस लेग बहुत जरूरी होती है, जिसको हम ब्रेसिंग क्रॉस भी बोलते हैं। अब इसी के साथ साथ अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि एक पैनल को दूसरे पैनल से अटैच कैसे करना है। तो इसको अटैच करने का तरीका बहुत सिंपल होता है, हमें सारे पैनल एक दूसरे से सीरीज में कनेक्ट करने, मतलब एक पैनल का पॉजिटिव तो अगले पैनल का नेगेटिव, फिर अगले पैनल का नेगेटिव तो दूसरे वाले का पॉजिटिव, तो हमें सीरीज में सारे पैनल्स कनेक्ट करने हैं। अब यहां पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो भी आपका इन्वर्टर होगा उसके अंदर स्ट्रिंग्स होंगी कि भाई सोलर पैनल से जो पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है वो यहां पे कनेक्ट करो। और अगर जैसे 3 किलोवाट का है उसमें आपका ओवरलोड की कैपेसिटी रहती है 15 से 20% की, तो आपको उससे ज्यादा पैनल्स नहीं लगाने हैं, मतलब 3 किलोवाट से ज्यादा पैनल्स नहीं लगाने हैं, 15 से 20% तक लगा सकते हैं। अगर हमने उससे ज्यादा पैनल्स लगाए तो इन्वर्टर में प्रॉब्लम आ सकती है। और इसी के साथ साथ क्या होता है, जो 5 किलोवाट से इन्वर्टर चालू होता है उसमें 2 स्ट्रिंग्स कनेक्ट करने के ऑप्शन होते हैं। तो अगर आपने इवन नंबर रखा
होगा अपने सोलर पैनल्स का, तो 6 पैनल एक स्ट्रिंग में आप कनेक्ट करो और 6 पैनल सीरीज में करके दूसरे स्ट्रिंग में कनेक्ट करो। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि हमेशा पैनल्स को इवन नंबर में ही रखना, और जब भी आप कनेक्ट कर रहे हो सोलर पैनल्स को, तो जो कनेक्शन है स्ट्रिंग कनेक्शन वाला है वो इन्वर्टर की डेटा शीट में आपको मिल जाएगा कि कितने वोल्ट उसका इनपुट है। तो जब भी आप सीरीज में कनेक्ट करोगे तो वोल्टेज उसके बढ़ते जाते हैं। तो ये चीज का ध्यान रखना कि उसके वोल्टेज उतने ही हो जब आप उसे इन्वर्टर से कनेक्ट हो जो इन्वर्टर की डेटा शीट पे मेंशन्ड है। अब जब हमारे सोलर पैनल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, इन्वर्टर हो गया, अब हम बढ़ते हैं अगले स्टेप की तरफ जो है अर्थिंग। अर्थिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपके वहां पे प्रॉपर अर्थिंग नहीं हुई साइट पे तो फिर भी आपका रिजेक्शन हो सकता है पूरा सिस्टम लगाने के बाद भी। तो टोटल क्या होता है, 3 किलोवाट के सिस्टम में आपकी 3 अर्थिंग्स होती हैं, और इसी के साथ साथ अगर आपका 5-10 किलोवाट तक का भी सिस्टम है तब भी आपकी उन 3 अर्थिंग से काम चल जाएगा। अब इसमें 3 अर्थिंग कैसे कैसे अटैच होंगी। पहली अर्थिंग तो आपकी अटैच होगी आपके स्ट्रक्चर से, और इसी के बाद में आपकी दूसरी अर्थिंग अटैच होगी एसीडीबी डीसीडीबी। अब ये एसीडीबी डीसीडीबी क्या है हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। और जो आपकी तीसरी अर्थिंग होगी वो होगी आपकी एलए से अटैच। अब ये एलए क्या है, तो दोस्तों एलए की फुल फॉर्म होती है लाइटनिंग अरेस्टर। जब भी आप सोलर पैनल लगाओ, सोलर पैनल की हाइट से ऊपर एक एलए लगाया जाता है। आप उसको गूगल सर्च कर सकते हो, अदरवाइज आपके सामने भी इमेज भी आ रही होगी एलए की। तो ये लाइटनिंग अरेस्टर जब भी बिजली कड़केगी तो ये सोलर पैनल पे उस बिजली को नहीं जाने देगा, सारी बिजली खुद ले लेगा। तो इसके लिए भी आपको अर्थिंग की जरूरत होती है एक सेपरेट। तो टोटल हमें 3 अर्थिंग चाहिए। अब अर्थिंग के लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं, आप इनको ध्यान रखना कि आप अर्थिंग के लिए जीआई की स्ट्रिप यूज कर सकते हो 25x3 mm की, और जो आपका एलए है लाइटनिंग अरेस्टर है उसके लिए अगर आप कॉपर केबल यूज करना चाहते हो तो आप 16 स्क्वायर mm की कॉपर केबल यूज करोगे लाइटनिंग अरेस्टर के लिए। अदरवाइज अगर आप जीआई स्ट्रिप यूज करोगे तो 25x3 mm की जीआई स्ट्रिप तीनों में यूज कर सकते हो। और उसी के साथ साथ अगर आप कॉपर केबल ही यूज कर रहे हो तो एसीडीबी डीसीडीबी के अंदर आप 4 स्क्वायर mm की मिनिमम कॉपर केबल यूज करोगे। और इसी के बाद में जो अर्थिंग होगी वो आपकी केमिकल अर्थिंग भी हो सकती है। और अब अगर मैं वायर्स की बात करूं कि हमें वायर कौन सी यूज करनी है 3 किलोवाट 5 किलोवाट के सिस्टम में, तो जो वायर आपकी सोलर पैनल से इन्वर्टर तक आएगी वो होगी आपकी 4 स्क्वायर mm की डीसी वायर। और एसी साइड के लिए अगर आपका 3 किलोवाट का सिस्टम है तो आपको यूज करनी है 2 कोर 4 स्क्वायर mm की आर्मर्ड केबल। तो ये भी चीज ध्यान रखिएगा, वो केबल नॉर्मल केबल नहीं होगी, वो आर्मर्ड केबल होनी चाहिए। और इसी के साथ साथ अगर आप 5 किलोवाट का सिस्टम लगा रहे हो तो आपकी वो अगेन वही होनी चाहिए 2 कोर 6 स्क्वायर mm की आर्मर्ड केबल। तो अब हम बात करते हैं जो भी वायर्स हमारे सोलर पैनल से आई, चाहे तो वो एक स्ट्रिंग आई या फिर 2 स्ट्रिंग आई, वो सीधी इन्वर्टर में नहीं जाएगी, उससे पहले लगेगा आपका डीसीडीबी। तो डीसीडीबी क्या है, डीसीडीबी आपका डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, जो कि हमारा सोलर से करंट आ रहा है। अब इस डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में क्या होता है, डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में होती है दोस्तों 3 चीजें। सबसे पहला होता है आपका फ्यूज, उसके बाद में होता है आपका एसपीडी। एसपीडी होता है सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। अब जिन लोगों को नहीं पता वो लोगों के लिए आई बटन में आ रहा होगा एसपीडी कैसे लगाते हैं और एसपीडी क्या काम करता है। तो एसपीडी लगाना भी जरूरी है। और उसके बाद में लगती है दोस्तों एमसीबी। अब फिर आपके डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स से 2 तारें निकल के लग जाएंगी आपके इन्वर्टर में, और इन्वर्टर से निकलेगा एसी साइड। अब इन्वर्टर से जो एसी इलेक्ट्रिसिटी निकली वो जाएगी दोस्तों आपके एसीडीबी में, अल्टरनेट करंट डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। अब इसमें क्या क्या लगेगा, तो इसके अंदर भी अगेन आपकी होगी एमसीबी और सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस। तो इसके अंदर जब आपने दोनों चीजें लगा ली तो आपकी वायर निकलेगी एमसीबी से, और ये वाली वायर जाएगी आपके जहां पे आपका मीटर लगा हुआ है, बिजली विभाग वाला मीटर, वहां पे जाएगी। और आपको 2 मीटर वायर एक्स्ट्रा छोड़नी होती है एज पर रिक्वायरमेंट। और फिर ये कनेक्शन होगा आपका लोटो बॉक्स में। अब लोटो बॉक्स में लगा होता है एक इंसुलेटर जो कि एक एमसीबी की तरह होता है, बट वो ऑटोमेटिक ट्रिप फंक्शन नहीं होता। तो इंसुलेटर को जब कभी भी कोई लाइन में काम होता है तो इंसुलेटर को ऑफ कर दिया जाता है। तो इंसुलेटर भी एक मैंडेटरी चीज है जिसको लगाना होता है। और उसके बाद में ये कनेक्शंस आपके सीधा पॉजिटिव और न्यूट्रल दोनों से डायरेक्टली हो जाते हैं। तो ये वाला तो पूरा प्रोसेस था कि आप किस तरीके से एक ऑन ग्रिड सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। अब होता क्या है दोस्तों कि जब आपने पूरा सिस्टम इंस्टॉल कर लिया तो इसके बाद में कुछ एक और थोड़ी सी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे फायर हैजार्ड के लिए आपको एक छोटा सा फायर एक्सटिंग्विशर भी साइड पे लगाना होगा, और वो पूरी की पूरी गाइडलाइंस है वो आप पढ़ सकते हो। बट टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस में ये जो इंस्टॉलेशन होती है वो इसी तरीके से होती है। और इसी के साथ साथ जब कभी भी आपकी सोलर पैनल से जो वायर आएंगी इन्वर्टर तक, वो वायर कॉन्डुइट में कवर होनी चाहिए। वो पाइप होता है बेसिकली जिसके अंदर से आपकी वायर्स निकलती हैं। और इसी के साथ साथ ये कुछ चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना जरूरी है। और जब आपका ये वाला इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद में अगर आपने इसको वेबसाइट के थ्रू अप्रूवल लिया है, एनओसी लिए,
तो आपको इसकी फोटोग्राफ्स खींच के वहीं पे ही अपलोड करनी होंगी, वेबसाइट पर ही अपलोड करनी होंगी। और अगर आपने फिजिकली ही अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी है तो आपको इंफॉर्मेशन जाके देनी होगी कि हाँ जी हमारा प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो चुका है। फिर उसके बाद में आपके डिस्कॉम से इंस्पेक्शन होगा पूरे प्रोजेक्ट का, देखा जाएगा हर चीज सही से हुई है या फिर नहीं हुई है, और फिर उसके बाद में आपको अप्रूवल लेटर इशू करा जाएगा और उसी के बाद में आपके वहां पे एक और नेट मीटर लग जाएगा। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों सब्सिडी की। अब सब्सिडी किस किस को कैसे कैसे मिल सकती है। तो सबसे पहली चीज कि अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग पे या फिर एक कमर्शियल पर्पस के लिए सोलर लगवाते हो, आपका जो बिजली का मीटर है वो कमर्शियल है और उस पे आप सोलर लगवाते हो, तो पहली चीज यहां पे आपको कोई सब्सिडी नहीं मिलती। और उसी के साथ साथ अगर आपका डोमेस्टिक है और डोमेस्टिक में आपका जो सोलर है वो आप 10 किलोवाट से ज्यादा लगवाते हो तो भी दोस्तों कोई सब्सिडी नहीं मिलती। तो सब्सिडी मिलती है 10 किलोवाट से नीचे, और सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलेगी कि अगर आपका सिस्टम 3 किलोवाट से नीचे का है। अब अप्रोक्सीमेट जो सब्सिडी रहती है 3 किलोवाट के सिस्टम में 18,000 रुपए पर किलोवाट की सब्सिडी रहती है। और उसी के साथ साथ अगर आपका सिस्टम 3 किलोवाट से ज्यादा का है तो आपको मिलेगी 9,000 रुपए पर किलोवाट की सब्सिडी। मगर पीएम सूर्योदय योजना के अंदर क्या नई सब्सिडी स्कीम्स आती हैं उसके विषय में अभी भी कोई ठोस जानकारी नहीं है। काफी सारे लोग कह रहे हैं कि 40% आएगी 3 किलोवाट के सिस्टम के लिए और 20% आएगी आपका 3 किलोवाट से ऊपर के सिस्टम के लिए, बट जब तक ठोस जानकारी नहीं होगी तब तक इस बारे में कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। तो ये जो सोलर रूफटॉप की सब्सिडी होती है ये वैसे डायरेक्टली आपके अकाउंट में ही आती है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी आप जो अकाउंट दे सोलर की सब्सिडी के लिए, जो कि आपका प्रोजेक्ट जब फाइनली कमिश्निंग हो जाएगी उसकी, मतलब वो अप एंड रनिंग होगा, उसके बाद में ही आप सब्सिडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और ये आप अप्लाई कर सकते हो अगेन solarrooftop.gov.in के पोर्टल से, जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी उसी बंदे का होना चाहिए, ओनरशिप ऑफ द लैंड भी उसी का ही होना चाहिए और उसी के साथ साथ बैंक अकाउंट भी उसी का होना चाहिए। तो यहां पे आप ध्यान रखिएगा कि फोन नंबर और नाम वही एक पर्सन का चले, इन तीनों चीजों में कोई अलग पर्सन पे ना चले। जैसे हम कई बार देखते हैं कि बिजली का बिल किसी और के नाम पे, प्रॉपर्टी ओन्ड किसी और के नाम पे, तो यहां पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आपको सब्सिडी क्लेम करने में। तो अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक और सवाल भी आ रहा होगा कि क्या हम एफडी में पैसे इन्वेस्ट करके सेविंग नहीं कर सकते, कि हमें सोलर में ही करने की जरूरत है। तो इस चीज का जवाब देने के लिए मैं आपको अपनी एक वीडियो के हाइलाइट्स दिखाता हूं जिसमें हमने एक डिटेल में कंपैरिजन करा है एफडी और सोलर के बीच में। तो उस वाली वीडियो के हाइलाइट्स दोस्तों ये रहे। हाय राम, तो बैंक में तो काम हो नहीं पाया कॉल मिला के, मगर मैंने ऑनलाइन जो चेक करा 3 से 6% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है इस समय फिक्स डिपॉजिट्स पे। तो हम एक सेफ ग्राउंड के लिए एज्यूम कर लेते हैं कि हम 5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अप्रोक्सीमेट 1 किलोवाट सिस्टम की कॉस्ट आती है 50 से 60,000 रुपए। तो आपका 5 किलोवाट हो गया अप्रोक्सीमेट 2.5 से 3 लाख रुपए का।